अतुल सुभाष सुसाइड केस में एक नया मोड़ आ गया है। आरोपी पत्नी निकिता के परिवार ने घर छोड़ दिया है। भाई अनुराग और मां निशा सिंघानिया भी घर से भाग गए। अंधेरे में बाइक पर भागते दिखे हैं परिवार वाले। ये देखिए तस्वीरें, बिना किसी सवाल का जवाब दिए भाग गए हैं लड़की के परिजन। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि निकिता का भाई अनुराग सिंघानिया और मां निशा सिंघानिया मीडिया के कैमरों से बचते हुए भागने की कोशिश कर रही हैं। आरोपों पर किसी सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। तो अतुल की पत्नी निकिता और घर वालों से इस मामले में पूछताछ हो सकती है, क्योंकि पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर ली है। लेकिन अब भाई अनुराग और मां निशा घर छोड़कर भाग गए हैं। वो कहां गए हैं किसी को इसकी जानकारी नहीं है। ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें अंधेरे में निकिता का परिवार भागता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक पुलिस से पूछताछ में हिस्सा नहीं लिया है परिवार वालों ने, और फिलहाल घर बंद करके यह पूरा परिवार फरार हो गया है। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की सुसाइड का यह मामला, जिन्होंने बाकायदा 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो जारी करके जो कुछ भी उनके साथ घट रहा था और किस तरह से उनकी पत्नी उन्हें प्रताड़ित कर रही थी, इसका पूरा ब्यौरा दिया। कई पेजेस का सुसाइड नोट लिखा और उसमें अपनी आप बीती को बयां किया। उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। इस घटना ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की जिंदगी में क्या चल रहा था, इसकी तफसील से उन्होंने जानकारी जो वीडियो जारी किया था, जो आखिरी वीडियो जारी किया था, उसमें दी थी। और देखिए अतुल सुभाष सुसाइड केस में नया मोड़ आ गया है। आरोपी पत्नी निकिता के परिवार ने घर छोड़ दिया है और इस बीच टीवी9 भारतवर्ष पर अतुल सुभाष के पिता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम बात करेंगे। अतुल सुभाष के पिताजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, अतुल सुभाष तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका वो वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है और वो वीडियो जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। इस इंसान के जीवन में जो कुछ चल रहा था और जिस तरह के आरोप उन्होंने अपनी पत्नी पर लगाए हैं, जिस तरह से ये केस अदालत की चौखट पर पहुंचा और अदालत से भी मायूसी हाथ अभी तक लगी थी अतुल सुभाष को। अब जो लड़की के परिवार वाले हैं, यानी निकिता के परिवार वाले हैं, वो पूछताछ में हिस्सा लिए बगैर अपने घर से फरार हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे और क्या रुख था निकिता के परिवार वालों का आप लोगों के आरोपों पर? सर मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भी हमारे ऊपर 498 की तारीख थी, 12 तारीख की। आज हमारे वकील वहाँ विजय श्रीवास्तव जी और सुशील राय जी और श्री अवधेश तिवारी, यही पूरे केस को हमारे डील किए हैं। मेरा लड़का ये तीनों सीनियर वकीलों से ही अपना केस को डील कराया है। लेकिन मैं तो देख रहा था एक न्यूज़ चैनल पर कि वहाँ के किसी वकील ने ये डिबेट में कहा है कि मैं अतुल सुभाष का वकील, मेरा जूनियर था, और ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि जो 40,000 का जो है मीडिएशन में उन्होंने फिक्स किया राशि, और उसके लिए वो अपील नहीं कर सकते थे। मेरा लड़का तो अपील में गया था हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट का वहाँ का क्या नियम है, इसको तो पहले आप कानून व्यवस्था बताए कि वहाँ का नियम है जौनपुर से इलाहाबाद की दूरी आप बस से सफ़र करोगे तो 2 घंटे की है। तो जो आदमी यदि जाता है अपील में ना, तो उसको 5 से 50,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उसको देना है। जितना कोर्ट फिक्स कर दे, 5,000 कर दे या 50,000 कर दे। तो एक आदमी जो अपने ज़िंदगी में शादी किया या बर्बादी किया वो नहीं जानता था पहले से जी, और शादी करने के बाद वो अपनी पत्नी के हर चीज़ के दबाव में रहा, हर पत्नी की बात को माना, हर पत्नी की ख्वाहिश को पूरा किया। वो यदि जा रही थी ड्यूटी करने, तो मेरा लड़का बेंगलोर में इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है कि आपको एयरपोर्ट से
40 किलोमीटर जाने में 2.5 घंटा भी लग सकता है, 3 घंटा भी लग सकता है। यदि आपको फ्लाइट पकड़ना है तो आपको 3 घंटा का मान के चलना पड़ेगा कि 40 किलोमीटर आपकी यात्रा पूरी होगी। उस समय में मेरा लड़का 17 किलोमीटर उनको पहुंचाता था, 17 किलोमीटर लाता था। तब मेरा सीनियर साइंटिस्ट था बच्चा, डेटा साइंटिस्ट था। यानी आप ये कह रहे हैं कि अतुल ने हर तरह से निकिता का साथ दिया, पति होने का पूरा फर्ज निभाया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब शादी हुई थी उस वक्त तो रिश्ते ठीक रहे होंगे, रिश्तों में कड़वाहट कैसे घुली, कब घुली और बात यहां तक कैसे पहुंच गई? मैं बता रहा हूं जी कि शादी के बाद जौनपुर से बनारस से हम लोग यहाँ बाई कार आए थे और 27 अप्रैल की शादी थी उनकी। वो हमारे पास 29 अप्रैल तक रही, उसके बाद आज तक पूसा रोड वो नहीं आई। मेरा बच्चा उसको कैसे झेला मुझे नहीं बताता था। मेरी उम्र 62 साल की है, मेरी पत्नी की उम्र 55 साल की है। वो सोचता था कि मैं अपने दुख को बताऊंगा तो माता पिता की खुशी मेरी ख़त्म हो जाएगी। वो दुख को झेलता रहा। फिर एक मेरा पोता हुआ तो उसको एक फिर से मैंने सब कुछ भुला करके भी अपनी खुशी को, सबसे बढ़िया जो वहाँ का मेडिकल एड है उसने अपने पत्नी को दिया है। अपने प्रेगनेंसी के बाद उसने ऐसा कोई भी उपाय नहीं छोड़ा जो मेरी पत्नी को सुख न हो। शादी के बाद भी वहाँ पर आप यदि बेंगलोर में आपके कोई पत्रकार मीडिया के हों, आप उनको वहाँ भेजिए फ्लैट पर जी। और फ्लैट पर भेज के पता कीजिए कि मेरा बेटा कभी शराब नहीं पीता था, कभी पत्नी से झगड़ा नहीं करता था, लेकिन उन्होंने ऐसा इल्ज़ाम लगाया है, ऐसी धाराएं लगाई हैं। यही तो अपने भारतवर्ष की कमी है, जहां इंसाफ मांगने आदमी जाता है 498 डोरी के केस से लड़की डरा के उससे पैसा लेती है और पैसा लेते रहना उसका एक पेशा बन गया है। कि ये कितना पैसा हर महीने अतुल को देना पड़ता था अपनी पत्नी को बतौर गुजारा भत्ता? पहले 20,000 रुपया तक की जो राशि फिक्स थी वो मेरे लड़के ने अकाउंट में डालना चालू किया। उसके बाद 40,000 रुपया की राशि हुई। अच्छा। और 40,000 के बाद ये कहा गया कि जितने दिन से ये केस चल रहा है उसका एरियर जोड़ के फिर 40,000 माने 80,000 रुपया महीना तुमको देना है। तो मेरा लड़का थोड़ा सा भी से टूट गया। तो जज ने कहा कि यदि तुम 5 लाख रुपया मुझे देते हो तो मैं तुम्हारा सेटलमेंट करवा दूंगी। मेरा लड़का कहा कि मैं सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हूँ, मुझे जानकारी है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं यदि रिश्वत दूंगा तो और लोगों का क्या होगा, मैं रिश्वत नहीं दूंगा। वहाँ पर वो बेंगलोर से जाता था, आप सोच के देखिए, बेंगलोर से बनारस उतरना, शाम में यदि 7 बजे पहुंचा, 8 बजे फ्लाइट पहुंची, वहां से जौनपुर गया तो 1.5 से 2 घंटा, बिल्कुल 10 बजे 11 बजे रात में पहुंचना। फिर सवेरे जब वो जाता था कोर्ट में तो मालूम पड़ता था आज मजिस्ट्रेट साहब नहीं आए हैं। मजिस्ट्रेटों को ये छूट है कि आप कभी भी नहीं आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कितना दूर से भी केस चल रहा है तो कोई बात नहीं है। वो जो आदमी है वो लौट के जाएगा, पेशकार उसको दूसरी डेट देगा। यही कानून तो सर ये बताइए कि ये जौनपुर की फैमिली कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि 40,000 रुपए नहीं अब 80,000 रुपए महीना गुजारा भत्ता आपको देना होगा? हाँ, इसका तो पूरा लिखित प्रमाण। अच्छा एक बात बताइए, इसमें यदि कोई फेक न्यूज मैं दूंगा तो इसका तो वहाँ पूरा रिकॉर्ड है ना? बिल्कुल रिकॉर्ड है ना, उसको तो आप वहाँ से ले सकते हैं। मैं कोई भी बात बिना प्रूफ के आपको क्यों बताऊंगा? मेरा लड़के के लिए वो कहते हैं कि शराबी है, मेरे लड़के के लिए कहते थे वो मारता है। यदि एक दिन कोई मारेगा, 2 दिन मारेगा, 10 दिन मारेगा तो अगल बगल वाले फ्लैट वाले कुछ तो जानकारी रखेंगे। वहाँ का जो गार्ड है। अच्छा, पति पत्नी के बीच संबंध इतने ज्यादा खराब हो गए हैं, ये आपको कब पता चला? जब डिवोर्स केस फाइल हुआ? संबंध खराब नहीं हुए थे सर, वो तो क्या है ना, कोरोना के समय में मेरी वाइफ को डायबिटीज है तो मेरा लड़का घबरा गया था। 2021 में आप पता कीजिएगा जी कि कोरोना का किस तरीके का बेंगलोर में मन फ्लो था जी। इतना बड़ा फ्लो था बेंगलोर में कि पूरी लाश बिछी हुई थी और कोई देखने वाला नहीं था। हॉस्पिटल में भी कोई आदमी किसी को लेके जाने के लिए तैयार नहीं था। उस पीरियड में मेरी बहू को कोरोना हो गया तो मेरी वाइफ को न बुला के वो अपनी सास को बुला लिया। बस गलती वहीं से है। फिर क्या हुआ? गलती वहीं से है।
और सास को बुलाने के बाद पहले से वो 17 या 18 लाख रुपया हमारे बच्चे से ली हुई थी मकान मैंने लेने के सिलसिले में। तो मेरे बेटे से फिर उन्होंने 20 लाख की डिमांड की थी कि 20 लाख रुपया मुझे और चाहिए, आपका जो बैंक इंटरेस्ट होगा दे दूंगा। तब मेरा लड़का कहा कि 17-18 लाख रुपया भी जो मैं दिया हूँ तो मैं अपने पिताजी और माताजी से बिना कहे दिया हूँ। अब जो 20 लाख की डिमांड आप कर रही हैं कि मैं दे दूंगी, कर्जा दीजिए, तो मैं कर्जा भी आपको नहीं दे सकता हूँ। बस वो बात उसका कहना, उसके बाद से उसका जो रोल वहाँ पर हुआ वो एकदम असहनीय था। मैंने इस बात की भी जानकारी मुझे नहीं थी, तो बाद में मुझे मालूम पड़ा जब ये केस मुकदमा हुआ तब। उसके बाद वो क्या हुआ कि अपनी बच्ची को लेकर के कही कि यहाँ कोरोना का ज़्यादा फ्लो है, मैं इसको जौनपुर ले जाती हूँ। जी जी। वो जौनपुर लेके जब गई है उसके बाद से उन्होंने अपना क्या प्लान रचाया नहीं रचाया, कहा कि तुम पैसा नहीं दोगे। मेरा लड़का उसके पहले कहा कि वीडियो कॉलिंग करके हमको अपने लड़के से बात करा। 2-4 दिन उसने वीडियो कॉलिंग की। उसके बाद हमारा लड़का किसी तरीके से कहा कि भाई हमारे पापा को जानकारी हो गई है, आप मेरा पैसा एक बार लौटा दो, फिर ज़रूरत होगी तो मैं दूंगा। उसने ऑनलाइन पैसा वापस भी ले लिया। मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ, जो पैसा दिया था उसने वापस भी ले लिया। अच्छा। उसका वापस लेना, उसके बाद से ये कोर्ट में जा कर के केस किए हैं और केस करने के बाद तरह तरह के केस लादना और प्रताड़ना देना, बेटे को ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, ये एक बड़ी बात कह रहे हैं आप कि 20 लाख रुपए की डिमांड निकिता के परिवार वालों की तरफ से, निकिता की मां की तरफ से की जाती है। उसके बाद उसे लेकर बहस होती है और जो पैसे अतुल ने पहले ही अपने ससुराल वालों को दिए थे वो वापस ले लिए, जिसके चलते संबंधों में खटास और ज्यादा बढ़ती है और उसके बाद फिर ये मुकदमेबाजी का सिलसिला शुरू हो जाता है। ठीक है। आप यदि उसके माने उसका मोबाइल लैपटॉप सब पुलिस के पास है, ठीक है, उसको आप चेक करोगे कभी जाके तो आपको उसका पूरा डेट मिलेगा, कब वो केस की है और उसके कितने दिन पहले उसने पैसा लिया है। पूरा मामला ये पैसे का, उसने शादी ही इसीलिए की थी कि हमको ये पैसे वाला एक मुर्गा मिल गया है, इससे जीवन भर हमको पैसा ऐंठना। ये बात अतुल सुभाष ने कोर्ट में अपने लॉयर के जरिए सामने तो रखी होगी, बताया तो होगा, तो अदालत में क्या सुनवाई हुई इन आरोपों को? हाँ रखिए। अरे अदालत ने तो कहा कि ये जो है सो नहीं, अदालत में उसने कहा कि बे तुमसे जो है तो 3 करोड़ दे दो, मैं तुम्हारा 1 करोड़ की डिमांड थी, फिर 3 करोड़ मांगी। तो मेरा बेटा कहा कि 3 करोड़ देने वाला आदमी जो देगा ना वो तो आदमी आत्महत्या कर लेगा। तो कहा तुम अभी तक आत्महत्या नहीं किए। तो मेरा बेटा क्या कि यदि आत्महत्या हम कर लेते तो फिर आप लोग का ही खर्चा पानी बंद हो जाता ना। तब कहती है कि तुम नहीं करो दोगे तो तुम्हारा बाप देगा, तुम्हारा बाप नहीं देगा तुम्हारा परिवार देगा, मैं तो इससे वसूलते रहूँगी। ये यदि मोटिव किसी का हो जाए, अपनी कानून व्यवस्था की जो धाराएं हैं उस धारा का लाभ उठा करके कोई इस तरीके का करे। आज मेरा बेटा फांसी पर नहीं चढ़ा है तो शहीद हो गया है। आज आप इतना मीडिया पर जो देख रहे हैं, भारत में देख रहे हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति फ़ोन किया है मेरे लड़के को। कोई राष्ट्रपति के पास फुर्सत है फ़ोन करने की, वहाँ का मीडिया वाला फ़ोन किया है अमेरिका का। तो ये नहीं अतुल सुभाष जी, ये बात आपने जो कही ये क्या निकिता ने कही? ये निकिता ने अतुल से बात कही कि फिर क्यों नहीं खुदकुशी कर लेते? निकिता की और निकिता की मां दोनों ने कहा है। हाँ, ये तो निकिता और निकिता की मां दोनों ने दोनों ने कहा कि क्यों नहीं खुदकुशी कर लेते? अच्छा एक हाँ, क्या कि अभी तक तुम जिंदा कैसे हो? तुम सुसाइड अभी तक नहीं किए? ये क्या एक धमकी भरा माने आत्महत्या करने का आपको सूचक नहीं दिखता है? यदि आदमी किसी आदमी को, जो परेशान आदमी, उसको बार बार ये कहा जाए कि तुम अभी तक जिंदे कैसे हो, तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की, क्या एक इंडिकेशन? लेकिन ये सारी बातें अतुल सुभाष ने आपके साथ तो शेयर की होगी। जब मुकदमा शुरू हो गया और कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ने लगी तो वो जो दर्द था वो आपके साथ तो शेयर किया होगा। ये खुदकुशी की नौबत कैसे आ गई? मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये प्लानिंग उसने 2-3 महीना पहले से की थी, तभी तो इतना बड़ा नोट और इतना बड़ा वीडियो बनाया, आप खुद सोच सकते हैं। और वो हमको कभी भी
किसी भी तरीके से, हेलो जी जी किसी बोलिए। भी तरीके से वो हमें परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए कभी शेयर नहीं करता था। मतलब अतुल अपने ठीक है सर, आखिरी दिनों में धन्यवाद। किस कदर परेशान चल रहे थे ये आपको नहीं बताया, वरना शायद आप समझा लेते उनको। मैं समझा सकता था, लेकिन वो कभी मुझे बताया ही नहीं। इस बात का अफसोस रहेगा क्या आपको? अफसोस क्या रहेगा, हमको तो जीवन भर का घाव है मेरे समाज को, लेकिन एक संदेश छोड़ गया है। भगत सिंह ने जैसे अब संदेश छोड़ा था ना राष्ट्र के लिए, मेरा बेटा भी संदेश छोड़ा है कि यहाँ की जो गलत धाराएं हैं उसको उसमें सुधार किया जाए, जिससे और आदमी ऐसा नहीं कर पाए। इतना बड़ा इंजीनियर के पोस्ट पर रहने वाले लड़के को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो त्रस्त हो करके हार के इस संविधान से गुहार करके भी हार करके उसने ऐसा कदम उठाया है। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें आपके दुख का अंदाजा है, उस दुख की भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो इश्यू रेज किया है अतुल सुभाष ने अपने जाने के बाद वो जरूर जिंदा है और इस इश्यू को आज गंभीरता से लिया जा रहा है। और पूरे देश के सामने ये एक बड़ा सवाल निश्चित तौर पर है कि जिस तरह से अदालतों में महिलाओं की सुनवाई होती है, क्या उस तरह से पुरुषों की शिकायतों को कोई गंभीरता से नहीं लेता क्या? ये सवाल खुद अतुल सुभाष की तरफ से खड़ा किया गया है। गुरुग्राम चंडीगढ़ बम धमाके मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दोनों ब्लास्ट में लॉरेंस गोल्डी गैंग का हाथ है। दोनों धमाकों के पीछे मास्टरमाइंड था रणदीप मलिक। कारोबारियों में दहशत फैलाने के लिए इन धमाकों को अंजाम दिया गया। 26 नवंबर को आपको याद होगा चंडीगढ़ में और 10 दिसंबर को गुरुग्राम में धमाके किए गए थे। अब इन धमाकों के मास्टरमाइंड की जानकारी मिली है रणदीप मलिक। इन धमाकों के पीछे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और आइए आपको बताते हैं क्या कुछ बड़े खुलासे अब तक हुए हैं। 26 नवंबर को चंडीगढ़ के 2 नाइट क्लब्स के पास धमाके हुए थे। 10 दिसंबर यानी मंगलवार को गुरुग्राम में क्लब के पास धमाके हुए। इन दोनों धमाकों का मास्टरमाइंड निकला गोल्डी और लॉरेंस गैंग के लिए अमेरिका में बैठकर काम कर रहा रणदीप मलिक। गुरुग्राम केस में अरेस्ट सचिन ने यह राज उगलाया। क्लब और बार से रंगदारी वसूलने के लिए धमाके से दहशत वाला यह खेल खेला गया। रणदीप मलिक अमेरिका में एक ट्रांसपोर्टर है और वही मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इन धमाकों के पीछे। यह जानकारी अब सामने आई और अमेरिका में ट्रांसपोर्टर रणदीप मलिक 9 साल से वहां रह रहा है। 9 साल से अमेरिका में। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि वो गोल्डी और लॉरेंस गैंग के लिए काम करता है। रणदीप मलिक ने बाबा सिद्दीकी, नादिर शाह हत्याकांड में भी शूटर्स को हथियार मुहैया कराने में मदद की थी। आपको बता दें कि 10 नवंबर को गुरुग्राम के सेक्टर 29 में नाइट क्लब के बाहर ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मेरठ के रहने वाले सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके पास से 2 जिंदा देसी बम भी बरामद हुए थे। साथ ही एक पिस्टल और 5 कारतूस भी बरामद किए गए थे। इसके अलावा चंडीगढ़ के सेक्टर 26 धमाके मामले में एसटीएफ और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और मुठभेड़ में 2 आरोपियों को पकड़ भी लिया है। तो ये इस मामले में अब तक कार्रवाई हुई है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, गोल्डी गैंग की तरफ से फिर धमाके की धमकी दी गई है। गोल्डी गैंग के गुर्गे का पोस्ट आया है कि अभी जो कुछ हुआ है वो तो सिर्फ डेमो था। गोल्डी गैंग के गुर्गे ने लिखा, टैक्स तो देना पड़ेगा, आगे और भी बड़ा धमाका करेंगे। तो देखिए किस तरह से एक्सटॉर्शन का धंधा फलता फूलता नजर आ रहा है और गोल्डी गैंग के बदमाशों के गुंडों के हौसले कितने बुलंद होते जा रहे हैं। और गुरुग्राम में बार के बाहर ब्लास्ट का मामला, धमाके के आरोपियों पर यूएपीए लगाए। गुरुग्राम पुलिस ने अब धमाके के आरोपियों पर यूएपीए लगाया है। तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और पुलिस की तफ्तीश में कई चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आई। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी और मिल रही है? और सबसे ज्यादा चिंताजनक पहलू तो इस बात का है कि दिल्ली एनसीआर में भी ये बदमाश जो हैं, गोल्डी गैंग हो, लॉरेंस गैंग हो, इनसे जुड़े जो बदमाश हैं, इनके हौसले कितने बुलंद हैं। ये तो बड़ी चिंता का सबब है। जांच एजेंसियां इसे कैसे ले रही हैं?
जी बिल्कुल, देखिए लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बैठकर पूरे सिंडिकेट को रन कर रहा है और खास बात यह है कि उसके जितने भी गुर्गे या फिर कहे खासम खास उसके जितने भी लोग हैं वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, चाहे वो अनमोल बिश्नोई उसका भाई हो, रोहित गोदारा उसका राइट हैंड हो, और फिर अब जो नया नाम सामने आया वो है रणदीप मलिक का। दरअसल रोहित गोदारा की तरफ से आज सुबह ये पोस्ट किया गया जिसमें उसने गुरुग्राम और इसके अलावा चंडीगढ़ में जो बार के सामने बम विस्फोट हुए थे, जो देसी बम के धमाके किए गए थे, उनकी जिम्मेदारी ली और साफ तौर पर यह धमकी भी दी है जिम्मेदारी के साथ कि अगर आगे से टैक्स यानी कि वसूली अगर समय पर नहीं पहुंचाई गई तो और भी इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जा सकता है। तो कहा जा सकता है एक तरीके से खौफ पैदा करने का कारोबारियों के अंदर ये एक नया ट्रेंड शुरू किया गया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, और सबसे नया चेहरा इस गैंग के अंदर आया सामने निकलकर रणदीप मलिक। वही रणदीप मलिक जो कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और इसके अलावा नादिर शाह हत्याकांड में जो शूटर्स थे उनको हथियार सप्लाई कर चुका है। ये सारी जो जानकारियां हैं वो दरअसल जो सचिन गिरफ्तार हुआ, गुरुग्राम पुलिस ने जिसको गिरफ्तार किया बार के सामने धमाका करने के आरोप में, उसने पूछताछ के दौरान इस बात को कबूल किया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखता है और रणदीप मलिक के लिए काम करता है। और उसी के बाद पता चला कि जो एक ट्रांसपोर्टर है अमेरिका में रणदीप मलिक, जो तकरीबन 10 साल पहले हिंदुस्तान छोड़कर अमेरिका में सेटल हुआ था, अब वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करने लगा है। और उसके लिए ना सिर्फ रिक्रूटमेंट कर रहा है बल्कि इस तरीके से जो एक्सटोर्शन का जो पूरा रैकेट है उसको अमेरिका में बैठकर रोहित गोदारा और अनमोल बिश्नोई के इशारे पर चला रहा है। जी बिल्कुल जितेंद्र, बने रहे, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने इस पूरे गैंग से जुड़ी हुई हम तक पहुंचाई हैं, लेकिन कुछ और अहम खबरें हैं जिस पर आपसे और जानकारी चाहेंगे। दिल्ली की अहम खबर, कल्याणपुरी में जिम ट्रेनर को गोली मार दी गई। रवि यादव नाम के शख्स को 5 गोलियां मारी गई हैं। घर के बाहर दोस्तों के साथ बैठा था रवि। एक निजी अस्पताल में रवि का इलाज इस वक्त जारी है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। तो दिल्ली में कानून व्यवस्था पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, बैक टू बैक, एक के बाद एक, जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में तमाम वारदातें सामने आ रही हैं। ये 12 साढ़े 12 के बीच की बात है। जब काफ़ी हल्ला मचाया तो मैं नीचे उतर के आया था, तो उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे कुछ लोग उसको ना, तो उसके काफ़ी ब्लड निकला हुआ था। उसको हॉस्पिटल लेके तो मैं पुलिस भी आ गई थी, यहाँ पे बीटो वाले थे वो भी आए, तो यहाँ देखा तो गोली के छर्रे वो खोल पड़े होते हैं 4-5, वो इतना ही देखा था। रवि यादव की फैमिली की काफ़ी लॉन्ग टर्म दुश्मनी चल रही है वहीं पे 13 ब्लॉक कल्याणपुरी के एक और परिवार के साथ, और कल भी करकरडूमा कोर्ट में एक सेशंस कोर्ट में शायद दोनों पक्षों के वकीलों के बीच में काफ़ी गहमा गहमी हुई है, जिसका शायद जो आगे बढ़ के इस इंसिडेंट में तब्दील हुई। अभी पूरी तरह से बात स्पष्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है बिकॉज हम लोग फैक्ट्स पूरी तरह भी वेरीफाई कर रहे हैं। अभी फैमिली का स्टेटमेंट भी नहीं लिया गया है, तो जैसे ही ये सारी चीज़ें पूरी होती हैं तो देन उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो आपसी रंजिश के एंगल पर भी इस मामले में पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। आपको बताते हैं कि पुलिस के मुताबिक कल्याणपुरी में यह वारदात क्यों और कैसे हुई। जिम ट्रेनर रवि यादव को गोली मारी गई। घर के बाहर दोस्तों के साथ बैठा था रवि, तभी बदमाशों ने यह हमला किया और रवि को 5 गोलियां मारी गई। गंभीर हालत में रवि यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल्याणपुरी के ही एक परिवार से रंजिश की बात भी सामने आई है तफ्तीश में। करकरडूमा कोर्ट में बुधवार को दोनों पक्षों में इसे लेकर बहस भी हुई थी। कोर्ट में बहस के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी मौजूद हैं हमारे साथ दिल्ली से ही। जितेंद्र, कुछ पता चल पाया है, क्योंकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, यह कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए कल्याणपुरी का रहने वाला सुनील उर्फ गोलू जो कि खुद एक इलाके का बैड करेक्टर है यानी कि बीसी है, उसके साथ रवि जो जिम ट्रेनर है इसकी पुरानी रंजिश चल रही थी, तकरीबन 10 साल से रंजिश चल रही थी और उसी को लेकर बताया जा रहा है कि सुनील उर्फ गोलू ने अपने गुरुओं के जरिए गोली लगवाई है, गोलियां मरवाई है रवि को। और ये कल देर शाम की वारदात है जिस वक्त ये हाथ सेक रहा था अपने दोस्तों के साथ एक पार्क में बैठकर। उस दौरान बताया जाता रोहित, राहुल और एक अन्य शख्स मौके पर पहुंचे और इन्होंने रवि के ऊपर एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की, जिसमें 5 गोलियां रवि को लगी, जिसकी हालत अभी भी चिंताजनक बताई जा रही है। हालांकि राहुल और रोहित की गिरफ्तारी कर ली गई है, तीसरे शूटर की तलाश की जा रही है और इसके अलावा जो साजिशकर्ता बताया जा रहा है इस पूरे शूटआउट का सुनील उर्फ गोलू, उसकी भी तलाश लगातार दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है। जी
शुक्रिया जितेंद्र आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। आप आगे भी नज़र बनाए रखिएगा, आपसे और अपडेट लेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के संभल से अहम खबर है। संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को नोटिस मिल गया है। बिना नक्शे के बन रहे मकान को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। जियाउर रहमान बर्क से आज इस बाबत जवाब मांगा गया है। 10,000 रुपए का एक मुश्त जुर्माना भी उनके ऊपर लगाया गया है। निर्माण न रोकने पर रोज 500 रुपए के जुर्माने की बात इसमें कही गई है। सदर कोतवाली इलाके के दीपा सराय में दरअसल पिछले 2 साल से मकान का निर्माण चल रहा है और इसी निर्माणाधीन मकान को लेकर ये नोटिस उन्हें थमाया गया है। विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विपिन, ये मामला पॉलिटिकली भी खासा सेंसिटिव है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को ये नोटिस मिला है, क्या कहा गया है उनकी तरफ से? देखिए, अभी उनका पक्ष आना बाकी है क्योंकि आप जानते हैं संसद चल रही है। जियाउर रहमान बर्क इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और 5 तारीख को ये नोटिस दिया गया है रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 के तहत। और ये कहा गया है कि क्या आपने मानचित्र पास यानी नक्शा पास कराने के बाद मकान बनवाया है या नहीं बनवाया है, उसके बारे में अपना जवाब आप स्पष्ट करिए। और क्यों ना, अगर आपने बिना नक्शा पास कराए ये निर्माण कराया है तो क्यों ना आपके निर्माण को ढहा दिया जाए, इस बारे में इनको जवाब दाखिल करना है। और जवाब 12 तारीख तक का समय था, यानी 7 दिन का समय दिया गया था। 5 तारीख को नोटिस जारी की गई थी। आज अगर जवाब दाखिल नहीं हो पाता है तो फिर एक्शन करने के लिए उप जिलाधिकारी संभल अपने आप में स्वतंत्र होंगे और ये नोटिस उनको दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर वो जवाब दाखिल नहीं होता है तो 10,000 रुपए का जुर्माना और 500 रुपए रोज इस जुर्माने की रकम बढ़ती जाएगी। लेकिन मिला जुला कर संभल हिंसा के बाद जियाउर रहमान बर्क एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस तरह के आदेश जो लगातार पारित हो रहे हैं उससे सरकार शिकंजा कसती जा रही है, क्योंकि ये पूरा मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी नजर आ रहा है। इस तरह के भी आरोप है। बिल्कुल, शुक्रिया विपिन चौबे आपका इस जानकारी और अपडेट के लिए। संभल के सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को उनके एक निर्माणाधीन घर के लिए ये नोटिस दिया गया है और इस मामले में अगर कार्रवाई होगी तो बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। अभी तो नोटिस दिया गया है, यानी जो प्राइमरी एक्शन है वो नजर आ रहा है। आगे देखेंगे कि यह मामला किस तरह से तूल पकड़ता है। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। सीएम की शपथ लेने के बाद दिल्ली में यह पहली मुलाकात है। कल रात गृह मंत्री अमित शाह से भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की थी। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले दिल्ली दौरे पर हैं देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। यह अहम खबर सामने आ रही है। विभागों के बंटवारे पर बातचीत पूरी हो गई है। सोर्सेस के हवाले से यह अहम खबर है महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र की कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, किस पार्टी के, क्योंकि महायुति में 3 दल थे, बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी। तो अलग अलग दलों के कितने नुमाइंदे कैबिनेट में होंगे, इस पर मंथन के बाद अब यह माना जा रहा है कि फॉर्मूला फाइनलाइज कर लिया गया है। सहयोगियों को मिल सकते हैं बीजेपी के हिस्से के 2 विभाग। गृह और शहरी विकास अपने पास रखेगी बीजेपी। शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय ये देवेंद्र फडणवीस अपने पास ही रखेंगे। ये जानकारी सामने आ रही है। शहरी विकास मंत्रालय भी बीजेपी के पास रहेगा और गृह मंत्रालय के बारे में ज्यादा उम्मीद इसी बात की है कि वो देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहेगा। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल तय, क्या होगा फॉर्मूला, ये आप देखिए। बीजेपी के पास गृह मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय, शिवसेना के पास राजस्व मंत्रालय, अजीत पवार यानी एनसीपी के पास वित्त मंत्रालय और योजना मंत्रालय। इसके अलावा जो लॉ एंड जुडिशरी मिनिस्ट्री है वो भी बीजेपी के पास ही रहेगी। शिवसेना के पास पीडब्ल्यूडी मंत्रालय रह सकता है और हाउसिंग मिनिस्ट्री जो है वो अजीत पवार को मिल सकती है। यह जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा एनसीपी के पास मेडिकल एजुकेशन मिनिस्ट्री भी रहेगी। श्रम मंत्रालय शिंदे गुट को दिया जा सकता है, यानी शिवसेना को दिया जा सकता है और बीजेपी के पास सामान्य प्रशासन मंत्रालय रहेगा। यह कुल मिलाकर फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का।
महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला पूरी तरह से तय हो गया है। यह कहा जा रहा है 14 दिसंबर को पहला मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। बीजेपी कोटे के 2 विभाग सहयोगियों को दिए जा सकते हैं। राजस्व और हाउसिंग विभाग सहयोगियों को देगी बीजेपी, यह तय हुआ है। विभागों के बंटवारे पर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। गृह मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय अपने पास बीजेपी रखेगी। बदले में शिवसेना को राजस्व और पीडब्ल्यूडी जैसे अहम मंत्रालय देने को बीजेपी तैयार हो गई है। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमोद, क्या माना जाए मंथन के बाद अब ये जो फॉर्मूला हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, यही फॉर्मूला फाइनल मान लिया जाए क्या, या फिर इसमें भी अभी बदलाव मुमकिन है? देखिए समीर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे दिल्ली नहीं आए हैं। उन्होंने एक स्पेस छोड़ा हुआ है और एक दबाव की जो राजनीति होती है वो करने की कोशिश वो जरूर कर रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आए, अजीत पवार दिल्ली आए और यहाँ पर अमित शाह से पहले अमित शाह, जेपी नड्डा से देवेंद्र फडणवीस कल रात में मिले और आज अमित शाह से मुलाकात हुई है अजीत पवार की। लेकिन एकनाथ शिंदे दिल्ली का रुख नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक निश्चित दूरी पर खड़ा होकर राजनीति जो होती है, राजनीति में प्रेशर का बड़ा महत्व होता है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतरीन जो पोर्टफोलियो उनको मिल सकता है उसकी कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे देखिए, जो अभी हमने दिखाया, आपने दिखाया कि जो जो मंत्रालय तय हुए हैं, तकरीबन 20 मंत्रालय बीजेपी के पास रहेंगे, 20 मंत्री पद उनके पास रहेंगे, 20 मंत्री बनेंगे बीजेपी के, 13 लगभग एकनाथ शिंदे के बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि एकनाथ शिंदे की पहली बात हुई थी कि 12 बनेंगे, तो दूर रहकर जो एक प्रेशर बनाने की कोशिश है, तो उसके तहत अभी समझ आ रहा है कि 13 मंत्री उनको दिए जा रहे हैं। अच्छा। उसके अलावा 10 अजीत पवार के मंत्री बनेंगे, ये सामने आ रही है बातें खुलकर। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि 14 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह होगा वो लगभग तय है कि 14 तारीख को राज्यपाल शपथ दिलाएंगे अपने राज्यपाल भवन में। तो उसमें एक तरह से कंपोजिशन बैठाने की कोशिश होगी कि जो मलाईदार पद जिसको कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उसका बराबर वितरण हो। और जैसा आपने दिखाया, वित्त मंत्रालय बीजेपी के पास रहेगा, उसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट बीजेपी के पास रहेगा। लेकिन ये चाहते थे निश्चित तौर पे शुरू से ही एकनाथ शिंदे की उनको एक महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जाए, या तो गृह विभाग उनको दिया जाए या राजस्व विभाग उनको दिया जाए, ताकि एक मैसेज आए कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनको जब हटाया भी गया है तो एक इज्जतदार उनको पद मिला है। लेकिन उसके अलावा बीजेपी ने उनको निश्चित तौर पे बेहतरीन पद दिए हैं। अर्बन डेवलपमेंट उनको दिया जा रहा है, जो शुरू से हम बता रहे हैं। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी उनको दिया जा रहा है। ये सब मंत्रालय जो है महत्वपूर्ण मंत्रालय है। तो कुल मिलाकर एक प्रेशर की टैक्टिक्स जरूर है, लेकिन बीजेपी सरकार जो बनी है उसको 14 तारीख को फाइनल शेप दे दिया जाएगा और सारे मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो जाएगा। 16 तारीख से नागपुर में जो सेशन होना है, शीतकालीन सत्र, उसमें हंसते खेलते तीनों दल के नेता नजर आएंगे, ऐसा लगने लगा है। कोशिश इसी बात की, और कोशिशें रंग लाती हुई भी नजर आ रही हैं। और कहा तो यह भी जा सकता है कि दबाव भी थोड़ा रंग लाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि 12 मंत्री जो हैं वो शिवसेना के कोटे से बनने जा रहे हैं। लेकिन अब शिवसेना के कोटे से बनने वाले मंत्रियों की संख्या में 1 का इजाफा हो गया। अब 13 मंत्री बन सकते हैं एकनाथ शिंदे की पार्टी के। यह कहा जा रहा है 20 मंत्री बीजेपी के कोटे से और 10 मंत्री एनसीपी के कोटे से बनेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में महिलाओं को 1000 रुपए देने की योजना पर विवाद हो गया है। दिल्ली सरकार की योजना पर वित्त विभाग ने सवाल उठाए। वित्त विभाग ने कहा कि करीब 4500 करोड़ का बोझ पड़ेगा। इससे योजनाओं से महिलाओं के जीवन स्तर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये वित्त विभाग ने कहते हुए कहीं ना कहीं इस योजना को लेकर अपने ऑब्जेक्शंस रेज किए। तो देखिए, महिला सम्मान योजना पर वित्त विभाग के सवाल क्या हैं, ये हम आपके सामने रख रहे हैं। आर्थिक लिहाज से योजना जोखिम वाली है। सब्सिडी से बजट खर्च 15% से 20% बढ़ जाएगा। लोन लेकर योजना लागू करना कोई आसान काम नहीं है। राष्ट्रीय लघु बचत कोष से अब तक फंड जारी नहीं हुआ है। वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी पर इसका असर पड़ेगा। योजना को लागू करने में दुरुपयोग का खतरा है।
इस मदद से महिलाओं के जीवन में बड़ा असर नहीं पड़ेगा, ये कहते हुए वित्त विभाग ने ऑब्जेक्शंस किए हैं। वहीं दिल्ली महिला सम्मान योजना से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। 4 दिसंबर को कैबिनेट में योजना पर चर्चा हुई। बैठक में अफसरों ने योजना पर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1000 से बड़ी मदद मिलेगी महिलाओं को। फैसला ना हो पाने की वजह से आज की कैबिनेट में इस पर चर्चा होगी। तो दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर अहम खबर हमने आपके सामने रखी। ये योजना है क्या, ये भी जान लीजिए। हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। 2024 के बजट में केजरीवाल ने यह ऐलान किया था। लाभार्थी महिलाओं की संख्या करीब 38 लाख है। सालाना 3 लाख से कम आय पर यह लाभ मिलेगा महिलाओं को। 18 से 60 साल तक की महिलाओं को इसका फायदा दिए जाने की बात है। इनकम टैक्स देने वाली महिलाएं इस दायरे से बाहर हैं। वृद्धा पेंशन पाने वाली महिलाओं को भी इस दायरे से बाहर रखा गया है। एमपी, एमएलए, पार्षद के परिवार को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। लाभ के लिए दिल्ली का बैंक अकाउंट होना जरूरी है। दिल्ली सरकार का करीब 4560 करोड़ का बजट है। दिल्ली सरकार ने योजना के लिए केंद्र से फंड की डिमांड की है और अब वित्त विभाग ने अपने ऑब्जेक्शंस इस पूरी योजना को लेकर खड़े कर दिए हैं। कुमार कुंदन हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, जाहिर है दिल्ली में चुनावी मौसम आ चुका है, चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में एक ऐसी योजना जिससे डायरेक्ट बेनिफिट महिलाओं को दिए जाने की बात कही जा रही है, उस पर वित्त विभाग का ऑब्जेक्शन, कैसे इस पूरे के पूरे प्रकरण को देखा जाए? देखिए समीर, यह बात दीगर है कि हाल फिलहाल के वर्षों में ऐसा देखा गया है कि जिन जिन राज्यों में महिलाओं ने वोट ज्यादा किया है उन राज्यों में सरकार रिपीट हुई है। केंद्र सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार को पैसा जो है केंद्र सरकार भी देती है, ये बात सच है। दिल्ली सरकार ने अपने बजट में इस बात का ऐलान किया था कि हम महिलाओं के लिए एक योजना लेके आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि जो फाइनेंशियल ईयर है, जो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर है, वो मार्च में खत्म होने जा रहा है और महज 3 महीने का समय बचा हुआ है। अधिकारियों का यह कहना है कि आनन फानन में जिस योजना को आप लागू करना चाहते हैं उसका क्रियान्वयन प्रैक्टिकली इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना है। इन सब के बीच जो सब कुछ का बेसिक है वो ये है कि पैसा कहां से आएगा। तो अधिकारियों ने जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं वो सारे सरकार के सामने रख दिए हैं और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस पैसे को कहां से लाया जाए और तब कैसे डिसबर्स किया जाए। तो ये जो समस्या है ये बड़ी समस्या है और इस समस्या से कैसे दो चार होगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन एक राजनीतिक कदम उठाते हुए सरकार ये चाहती है कि कैबिनेट से इसको पास करके लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेज दिया जाए और लेफ्टिनेंट गवर्नर चूंकि जब सवाल खड़े करेंगे तो उसको लेके जनता के बीच जाया जाए और यह बताया जाए कि देखिए हम तो करने को तैयार हैं लेकिन ये लोग करने नहीं दे रहे हैं और इस हिसाब से एक तरह से सिंपैथी वोट लेने की कवायद है। लेकिन हकीकत यह है कि फाइनेंशियल ट्रबल है दिल्ली में, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसका हवाला अधिकारी दे रहे हैं। समीर, ठीक है। और जिस फाइनेंशियल ट्रबल का हवाला देते हुए ऑब्जेक्शन उठाए गए हैं इस पूरी की पूरी योजना को लेकर, उस पर अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं यह भी देखना अहम होगा। और इस बाबत एक अहम खबर है, थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। महिला सम्मान योजना पर ही कोई बड़ा ऐलान वो करने वाले हैं, ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। महिला सम्मान योजना जिस पर वित्त विभाग ने ऑब्जेक्शन रेज किया है, दिल्ली में महिलाओं को 1000 रुपए देने की योजना पर विवाद चल रहा है, उस पर कोई अहम ऐलान आज अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, किस बात के आसार हैं, कौन सा ऐलान होने वाला है? वित्त विभाग ने जो ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं, क्या उसका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया जाएगा क्या? बिल्कुल, देखिए सरकार कोई भी ऐसी वेलफेयर स्कीम लेके आती है तो उसका जो बोझा है वो सरकार के खजाने पे पड़ता है, सरकार जानती है। यही वजह है कि इस बार का जो बजट पेश किया गया था उसमें इस योजना का ऐलान किया गया और 2000 करोड़ का प्रावधान भी रखा गया था। जो वित्त मंत्रालय कह रहा है वो इस आधार पर कह रहा है कि अगर सभी महिलाएं उसमें आवेदन करती हैं, अभी ये भी देखना होगा कितनी महिलाएं आवेदन करेंगी, क्योंकि उसकी पात्रता आप देखिए सभी 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए, पहले से कोई स्कीम का फायदा ना ले रही हो
और उनका जो है दिल्ली का वोटर आई कार्ड होना बहुत जरूरी है। ये तमाम शर्तें लगाई गई हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने कहा है कि उन्होंने सोच समझ के ही इस स्कीम को आगे बढ़ाया है, कोई आरन फारन में नहीं, क्योंकि बजट में इसका प्रावधान रखा गया था। और देखिए इसको अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा, इसको लेकर पहले कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है जो कि सुबह 10 बजे हुई थी और मीटिंग खत्म हो गई है। इसके बाद मैं आपको मंच दिखाता हूँ। मनीष जरा दिखाइए सामने जो आप मंच देख रहे हैं, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और साथ में जो कि कैबिनेट के मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं वो आप बैठेंगे। और देखिए महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं, तो इस बात को बताया जाएगा कि ये आखिर योजना कब से लागू हो रही है, ये क्रेडिट कब से होगी, लोगों के हाथ में पैसा कब से पहुंचने लगेगा, यानी कि उसको धरातल पे कैसे उतारा जाएगा। ठीक है, देखिए बड़ा लिखा हुआ है महिला सम्मान योजना, और इसको लेकर, इस योजना को लेकर खास करके वित्त विभाग के ऑब्जेक्शंस के बाद अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं। तैयारी तो यही है कि कैबिनेट से इस पूरी योजना पर जो मुहर है वो लगाकर एलजी के पास भेज दिया जाए, गेंद एलजी के पाले में डाल दी जाए।